हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जो है 30 जनवरी को घटता है। 30 जनवरी की रात के दरमियान एक घटना हो जाती है, लेकिन लोगों को पता चलता है 31 जनवरी को दिन में। क्योंकि इस घटना में एक लड़की है, एक दलित लड़की, उम्र 22 साल होता है, और उस लड़की का इतना दर्दनाक तरीके से मौत दिया गया। जो कोई भी देखा उस बॉडी को, उस महिला के बॉडी को, उस लड़की की बॉडी को, जिसने भी देखा, कई लोग तो वहीं पे तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि उसी के परिवार के लोग होते हैं, और बाकी लोगों का तो रूह कांप उठती है उस लड़की को देखकर। वाकई ऐसा घटना जब सामने आता है, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, सोशल मीडिया में जाती है, और आखिरकार वहाँ के सरकार के कानों तक पहुँचता है। जब सरकार के कानों तक पहुंचता है तो विपक्ष भी घेरने लगता है। अब उस पर राजनीति होने लगे। जब राजनीति होने लगे तब कई सांसद इस मामले को लेकर तरह तरह की मांग करने लगे। एक सांसद तो बाकायदा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, जो मैं संसद में इस बात को उठाऊंगा, मोदी के सामने रखूंगा, अगर मोदी कुछ करता नहीं इस मामले को लेकर तो मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा। उन सांसद का भी मैं बयान आपको सुनाऊंगा, किसका क्या कहना है, पूरा डिटेल इसी वीडियो के माध्यम से। तो घटना है उत्तर प्रदेश का, अयोध्या से है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, जैसे कि आप लोग जानते हो, कुछ दिनों से महाकुंभ को लेकर ऐसी हड़कंप मचा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के सरकार का विफलता का जो परिचय देते हुए सारे लोग बता रहे हैं, जो महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेदार जो है वहाँ के प्रशासन और सरकार है। क्योंकि सरकार ठीक तरीके से इल्तिजाम नहीं किया। सरकार को पहले से ही पता था, और वाकई सरकार को पता थी, क्योंकि इसने खुद इस मामले में इलाहाबाद प्रयागराज में जो कुछ भी महाकुंभ के पहले से तैयारी किया गया था, इसके बारे में खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो इस साल महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। जब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं तो उसके हिसाब से तैयारी नहीं किया गया था, और एक रात भगदौड़ के चलते कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और उस भगदौड़ का वजह, दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है, और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है, और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया। धीरे धीरे आप सामने आने लगा, जो वहाँ के प्रशासन है उसकी कमी की वजह से ये भागदौड़ हुई। अब ये घटना थमी भी नहीं थी, उसी से लेकर अब राजनीति हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर। इसी बीच 30 जनवरी के, क्योंकि ये 28-29 जनवरी को महाकुंभ में हुआ था, अब 30 जनवरी को अयोध्या में रात के वक्त एक लड़की के साथ, 22 साल होती है, उसके साथ गैंगरेप होती है। गैंगरेप होने के बाद उसको मार दिया जाता है, और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगा था। जब परिवार वाले ने उस लड़की को ढूंढ रहा था, परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव मिलकर उस लड़की को ढूंढ रहा था। ढूंढने की वजह भी थी, जो पूरा गांव वाला क्यों ढूंढ रहा था।
एक तरीके से वो लड़की जो है मंदबुद्धि थी, यानी दिमाग की हालत जो है उसका बिल्कुल ठीक नहीं था, यानी एक नॉर्मल बच्चे का जैसा होता है, नॉर्मल इंसान का होता है, उस लड़की का उतना दिमाग की तेज नहीं थे, दिमाग में थोड़ा बहुत कमजोरी थी। इस वजह से वो लड़की जो है हर किसी से खुल मिल के रहती थी, हर किसी से बातें करती थी, यानी सबके लिए उस गांव के लिए वो बहुत प्यारी थी, बच्ची थी वो। सब लोग उसे प्यार करते थे, उसकी कोई ज़रूरत पड़ती तो फौरन उसके पास कोई चीज़ किसी से भी मांग लेते तो दे दिया करते। जो सिंपल सी लड़की है, थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है, इसीलिए ऐसे लोगों को जो स्पेशल बच्चा होता है सब लोग प्यार करते हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो। तो उस लड़की के साथ भी, दलित परिवार की लड़की थी, उस लड़की के साथ भी वही हाल था गांव का। लेकिन 30 जनवरी को उसी गांव में एक धार्मिक प्रोग्राम था, धार्मिक अनुष्ठान था, और उसके लिए वो लड़की जो है अपने परिवार, अपने घर वाले को कहती है, जो माँ या पापा जो भी है, भाभी भी है उनके, उन लोग से कहा जो मैं धार्मिक प्रोग्राम में जा रही हूँ। तो घर वाले ने रोका नहीं, क्योंकि घर वाले को पता था इसके ऊपर हर किसी की नज़र रहता है, इसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता, हर कोई इसे अपनी बेटी के जैसा, बहन के जैसा मानते हैं। इसलिए उस लड़की पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई मर्तबा जा चुकी है इधर उधर अकेली। तो घर वाले ने रोका नहीं, ठीक है जाओ जल्दी आ जाना, ये कह देती है। उसके बाद वो लड़की जाती है, घर वाले अपने घर पे रहता है, फिर थोड़ा लेट होता है, घर वाले सो जाता है, फिर घर वाले को ख्याल आता है जो लड़की अभी तक लौटी नहीं, सुबह हो चुका था, 31 जनवरी की सुबह आ चुका था। तो लड़की को ढूंढा जा रहा था, घर से बाहर निकले, जो भी मिला उनसे पूछा, सारे लोगों से पूछताछ करते करते पूरा गांव में ये बात फैल गई, जो लड़की, वो मनबुद्धि लड़की जो है वो गायब है, कल रात से गायब है। धार्मिक प्रोग्राम में जाने वाली थी, वहाँ जहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम जहाँ होने वाले थे, गांव की बात थी, थोड़ी दूर में था घर से, वहाँ पे भी जितने भी लोग मौजूद था रात के वक्त, सारे लोगों से पूछा गया, किसी ने उस लड़की को देखा नहीं था। अब घर वाले के लिए ज़्यादा टेंशन हो गया, पड़ोसी भी बहुत परेशान हो गया, जो ऐसा लड़की रातों रात कहाँ जा सकती। सारे लोग मिलकर ढूंढते ढूंढते 31 तारीख शाम हो जाती है। जब शाम हो जाते तब थके हारे घर वाले के साथ साथ आसपास वाले पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद अपनी बेटी के बारे में बताता है, जो मेरी बेटी के साथ न जाने क्या हो गया, मिल नहीं रहे, अब 24 घंटा होने वाला है। पुलिस को जब जैसे ही पता चला, जो 22 साल उम्र है, तो पुलिस का रवैया कुछ और हो जाता है। पुलिस का ये घर वाले का बाकायदा कहना है, क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया था। बाद में पुलिस तो थपथपा रहा, जो कुछ ही घंटों में बदमाशों को पकड़ लिया गया, लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज कराने गया था तब पुलिस का रवैया कुछ और था। घर वाले का कहना है कई मरतबा जाने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया। जब सबसे पहली बार गया तो पुलिस ने उम्र वगैरह पूछा, सब कुछ डिटेल पूछा। कहने लगा, देखो ऐसी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की वजह से पुलिस की यहाँ तैनाती कम है, तो आप लोग ढूंढ लो, देखो कहीं गए होंगे। अब आप लोग जैसे बता रहे हो वहाँ पे धार्मिक प्रोग्राम था, हो सकता है किसी के साथ चली गई हो। अब उम्र देख के वो कहने लगे, लेकिन घर वाले और आसपास के लोग ने कहा, जो नहीं, वो लड़की इस टाइप की नहीं है, लड़की बहुत ही अच्छी है और उसकी दिमाग की जो हालत है वो ठीक नहीं है, वो किसी के साथ ऐसा जाएगी नहीं और कोई उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं, कोई लेकर भी नहीं जाएगा। आप लोग प्लीज़ हमारी लड़की को ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले उस टाइम तो लोगों को समझा बुझा कर भेज देता है, लेकिन पुलिस मामला भी दर्ज नहीं किया था, मिसिंग कंप्लेन भी नहीं लिया था। अब घर वाले पड़ोसी वाले थके हारे आ जाता है। आने के बाद फिर से जब पुलिस ने कहा आप लोग ढूंढ लो, अब घर वाले कैसे बेचैन बैठ सकता है। घर वाले और सारे जो भी लोग थे गांव के, सब लोग मिलकर ढूंढने लगे। आसपास ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते घर से करीब 500 मीटर दूरी पर एक सूखी नाला है। उस नाले के पास भी सब सारे लोग गुजर रहे थे, तो देखा कि एक कपड़ा पड़ा हुआ है, उसी लड़की का कपड़ा, क्योंकि उसके जीजा को आंखों के सामने नजर आया, लेकिन किसी आर्टिकल में छापा जो भाई के नज़र में आया, उसका पुष्टि हम नहीं करते, जीजा ने देखा या भाई ने देखा, जो भी है, किसी की नज़र में आया वो कपड़ा पड़ा हुआ है, वो कपड़ा जो है उसी लड़की की होती है। तो वो चीखा चिल्लाया, जो देखो इधर उसके कपड़ा पड़ा हुआ, जो कपड़ा वो कल पहनी थी। और भी साथ में जितने भी लोग थे इधर उधर ढूंढ रहे थे। सारे लोग दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने चिल्लाया। अब सारे लोग उस नाली की तरफ ढूंढने लगे, जो लड़की इधर ही होगी। तो फिर खून का छींटा देखा, धब्बा देखा, फौरन नाली पे सारे लोग उतर जाते हैं, जो इस नाली के पास ही होगा।
जैसे ही उतरते हैं, और औरतें भी थे साथ में, उतरते हैं तो सारे लोगों का पैर जो है ठिठक जाता है, नजर जमी की जमी रह जाती है, क्योंकि वो लड़की उन लोगों को नजर आ रही थी। और जैसे ही उस लड़की के करीब जाते हैं, लड़की पड़ी हुई थी सूखी नाली में, उसका हाथ बंधा हुआ था और उसके जो शरीर के साथ जो कुछ भी हुआ था, कोई भी साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसके एक पल के लिए चक्कर आना लाजमी था। तो घर वाले ने, खास करके उसकी भाभी है वहीं पे गिर जाती, उसकी बहन है वहीं पे चक्कर खा के यानी बेहोश होकर गिर जाती है। उन दोनों को घर लाया जाता है। बाद में उन लोग ने मीडिया के सामने ये सारी बात बताया जो हम लोगों ने देखा, जिस हालत में मेरी ननद की बॉडी पड़ी हुई थी, हमने देखा, हम तो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन मैंने जितने भी देखा बहुत ही दर्दनाक किया गया था उसके साथ। उसके हाथ बंधा हुआ था, उसके पैर बंधा हुआ था, उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, उसका प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। ऐसा लग रहा है उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ डंडा या बोतल वगैरह डाल दिया गया था, और उसके पूरे शरीर में जख्म ही जख्म है। ये सिर्फ उसकी भाभी की बयान नहीं है, बल्कि उसकी भाभी तो मीडिया के सामने बताया, लेकिन गांव वाले का भी वही कहना है, जिसने उस बॉडी को देखा है। अब उसके बाद फिर से पुलिस वाले के पास खबर जाती है। अब पुलिस वाले के हाथ पैर फूलने लगे, मामला बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत लोग भी जमा हो चुका था। पुलिस फौरन जो है कार्रवाई करते हुए मामला तो दर्ज कर ही लिया, और उसके बाद इस मामले का तय तक पहुंचने के लिए कई सारी टीमें बना लेता है, एकदम जल्दी से फटाफट बना लेते हैं। बनाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में जुट जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार कुछ ही समय में 3 व्यक्ति को हिरासत में लेता है। एक का नाम है, तीनों व्यक्ति का मैं नाम भी बताने जा रहा हूँ, और तीनों व्यक्ति का क्या कनेक्शन है उस लड़की के परिवार से, लड़की से क्यों किया, उन तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक व्यक्ति का नाम होता है दिग्विजय सिंह, और दूसरा होता है विजय साहू, तीसरा होता है हरिराम कोरी। ये तीनों व्यक्ति जो है उसी गांव का रहने वाला होता है। तीनों व्यक्ति उस रात 30 जनवरी और 31 जनवरी की रात को बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था, और वो तीनों ऐसे ही नशेड़ी है। तीनों भी गरीब है, तीनों दिहाड़ी मजदूरी करता है, कभी पेंट का काम करता है, कहीं किधर भी जगह पे पेंट करना हो तो, यानी दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करता है। कोई हुनर नहीं था, बस जो भी काम मिलता है वही करता है। परिवार बहुत गरीब है, दलित है ये तीनों भी। तीनों को पुलिस हिरासत में लेता है, और पुलिस का बाद में बयान आता है, इन तीनों ने गुनाह कबूल कर लिया, इन तीनों ने इस क्राइम को किया। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगा। पुलिस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन पुलिस का थोड़ा बहुत बयान आता है। पुलिस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मीडिया के सामने नहीं रखती है, लेकिन जो खबर सामने आया है घर वाले से और आसपास वाले से, इतना पता चला है तीनों आरोपी में से दिग्विजय सिंह जो है वो मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी क्यों है? तीनों ने इस क्राइम को किया है, तो वो मुख्य आरोपी क्यों हो सकता है? तो इसमें बताया जाता है जो दिग्विजय सिंह है उसके घर आना जाना था, उस लड़की के घर में आना जाना था, उसके पिता के साथ उसका अच्छा व्यवहार था, यानी आना जाना लगा रहता था। लेकिन कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह का जो है उस लड़की का भाई के साथ कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते उसके भाई ने दिग्विजय सिंह को मारा पीटा था। शायद उसका बदला लेने के लिए दिग्विजय सिंह ने इन दोनों विजय साहू और हरिराम कोरी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने भी वही चीज बताया बाद में, जो हाँ इन तीनों ने उस क्राइम को किया है। रात को शराब पिया और शराब के नशे में तीनों धुत था। तभी वो लड़की धार्मिक कार्यक्रम के लिए जा रही थी, इन तीनों ने उसे बुलाया। वो लड़की जैसे कि शुरुआत में मैं बताया मनबुद्धि टाइप की थी, दिमाग से थोड़ा कमजोर थी, सबसे हंस खेल के बातें करती थी। उन तीनों ने बुलाया, उन तीनों के पास गई। जाने के बाद उन तीनों ने उसे दबोच लिया और घसीटते हुए उसे उस सूखा नदी के पास ले गया। फिर उसके शरीर के सारे कपड़े निकाला और उसके साथ दरिंदी किया। वो जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसकी आवाज लोगों के कानों तक क्यों नहीं पहुंचा? इसका भी पीछे एक रीजन है, एक वजह है, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम उसी गांव में हो रहा था, जिसके चलते लाउड स्पीकर बहुत तेज बज रहा था। तभी उस लड़की की आवाज जो है, चीखने चिल्लाने की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचता। इन तीनों ने बाकायदा कबूल किया है, जो हम तीनों ने उसके साथ वारी वारी रेप किया। उसका जब हम लोगों को नशे में थे, हम लोगों को पता भी नहीं चला। उसके शरीर में कई जगह में चोट पहुंचाया, मारा पीटा, और हम लोगों को पता भी नहीं था उस वक्त, पता भी नहीं चल रहा था जो हम लोग क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। ये तीनों ने कबूलनामा किया, और लेकिन इस पर राजनीति भी हो रहा है।
अब धीरे धीरे सारे संसद जो है उस गरीब दलित परिवार के पीड़ित लड़की के घर में आना जाना कर रहा है। सारे लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, जो ये सरकार जो है कुछ बेटियों के लिए काम नहीं कर रहा है। बेटियों को मोदी सरकार तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के लिए बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है, कुछ करते नहीं। वहाँ की एसपी संसद जो है अभिलेष प्रसाद, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ते, रोते रोते उनका कहना है, हे राम हे सीता, मैं आपकी नगरी में आपकी बेटियों को बचा नहीं पा रहा हूँ, हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा इतिहास क्या रहेंगे। बाकायदा ऑन कैमरे में रो रहा था वो। लेकिन उनके रोने के कहने, उनके रोने का वीडियो देखकर जब वायरल हुआ, तब योगी आदित्यनाथ भी एक जगह में भाषण में कहा, ये नौटंकी मतलब ज़्यादा ही हो रहा है इस मामले को लेकर। और उनका ये भी कहना है, इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे पक्का यकीन है इस घटना के पीछे एसपी का कोई ना कोई दरिंदा, यानी समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई दरिंदा शामिल ज़रूर होगा। ये बाकायदा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। उन्होंने कहा जो इसमें दरिंदा एसपी का ही होगा। ये सारी बात अभी चल रहा है, लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी बयान आया। उन्होंने भी कहा जो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा संसद में और मैं इसके बारे में बात करूंगा, न्याय दिला के रहूँगा। लेकिन न्याय क्या मिलेगी? हर कुछ ही समय में, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली का निर्भया से इस केस को जुड़ाया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, देश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर ऐसे घटना हो। बस इस घटना को कुछ हुआ, कुछ पल बीता भी नहीं था, उसी बीच मुंबई का बांद्रा टर्मिनल से भी एक खबर आया, जहाँ पर एक 54 साल का महिला के साथ दरिंदगी होता है, वो भी प्लेटफॉर्म में। वाकई जैसे कि मैं बताया, किसी भी प्रदेश में कोई महिला सुरक्षित नहीं, चाहे वो लड़की हो या फिर कोई औरत हो, बच्ची हो या अधेड़ उम्र की हो या फिर उम्र दराज हो, हर किसी के साथ ये दरिंदगी हो रहा है। और इसके पीछे बस राजनीति होता है, उसके बाद इस मामले को ठंड अवस्था में डाल दिया जाता है। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए सारे लोगों को एक साथ होकर ऐसे कानून बनाना चाहिए, जो भी ऐसा हरकतें करता है उन लोगों को फौरन सज़ा दिलवाने का काम करे और ऐसे सज़ा का प्रावधान हो। जो भी इस टाइप का घटना के बारे में सोचता हो, इस टाइप का क्राइम करने के बारे में सोचता हो, सोचने से ही उनका रूह कांप उठे और इस तरीके का घटना को अंजाम देने से रोक लग सके। तो ये वो पूरा कहानी है जो कुछ दिनों से, खास करके 30 जनवरी और 31 जनवरी के बाद ही लोगों के सामने आता है। तब इस घटना को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया में और ख़ास करके जो सांसद का रोने वाला वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का मैं वीडियो आप लोगों के सामने छोड़कर जाऊंगा, आप लोग खुद तय कीजिए क्या ये वाकई नौटंकी है या फिर वाकई उनको आघात पहुँचे, उनके दिल से ये आवाज़ें निकाल रहे हैं। उनकी आँख से आंसू तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जो मैं मोदी के सामने जाकर इस मुद्दे को उठाऊंगा, अगर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक सांसद का कहना है, समाजवादी पार्टी का। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आप कहाँ से देखते हो उसके बारे में भी आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ। उसका कारण ये है कि अयोध्या, जहाँ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक बेटी जिसके साथ निर्भया से भी बुरा, मैं आज याद करता हूँ दिल्ली में जब निर्भया के साथ ये हुआ था, तब भी हम निःशब्द थे और आज भी हम निःशब्द हैं। उसकी टांग तोड़ दी गई, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसको 3 दिन तक वो गायब रही, पुलिस तमाशा देखती रही, क्योंकि किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी मंत्री की, किसी पूंजीपति की, किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी, गरीब की बेटी थी।
इस वजह से जो चुप्पी है, उस चुप्पी पे सरकार को जवाब देना चाहिए। वो जिस दशा में मिली थी, खून से लथपथ, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 दिन तक उसकी सर्च नहीं किया गया क्योंकि वो बेटी दलित की थी, वो बेटी अयोध्या की थी। तो मैं सरकार से पूछने का काम कर रहा हूँ। और इवन प्रधानमंत्री जी, मेरे याद है, वो कहते थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। बेटी तो बेटी होती है। आज क्यों चुप्पी है? क्या उस बेटी की अस्मिता का जवाब नहीं देगी सरकार? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। आज मैं सह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है। क्यों है? जाति व्यवस्था की देन है या मीडिया सरकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? बहुत सारे सवाल है, उनको लेकर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में हूँ। क्योंकि जब जब मैं कमजोर पड़ता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, तो उन्हीं की शरण में जाता हूँ कि वो मुझे मेरे जो अधिकार हैं, मेरे कर्तव्य हैं, उनको पूर्ण रूप से निर्वहन करने की शक्ति दें कि मैं उनका सही प्रयोग कर सकूं। और जो शपथ मैंने पार्लियामेंट में ली थी कि मैं सभी के लिए, महिला हो, पुरुष हो, देश के हर नागरिक के हक की आवाज उठाने का काम करूंगा, मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। क्या संसद के पटल पर भी आप इस बात को उठाएंगे? मैं स्पष्ट करता हूँ, मैं वैसे मैं एक वकील भी हूँ, संसद का सदस्य होने के साथ साथ मैं मर्यादा का बड़ा पालन करता हूँ। लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तकलीफ, और मैं इसमें निशब्द हूँ क्योंकि हम उस पावर में नहीं है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनको सस्पेंड कर सके। लेकिन बेटी की रक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी माँ के आंसू पूछने के लिए, उसके परिवार को विश्वास दिलाने के लिए, और सिर्फ उसके नहीं, पूरे प्रदेश की बेटियों को, देश की बेटियों को विश्वास दिलाने के लिए कोई है जो जब बेटियों के अपमान पर चुप रहेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी मैंने अर्जेंट मोशन भी दिया है कि इस विषय पे चर्चा हो, और नहीं चर्चा होगी तो जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उस तरह से उसके आवाज को उठाने का काम करूंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि बेटी के सम्मान की और ऐसा न्याय हो कि वो किसी पार्टी जुड़ा हो, किसी धर्म से जुड़ा, किसी जाति जुड़ा, ऐसा न्याय हो कि दोबारा कोई अपराधी किसी बेटी का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचे। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ।